तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 पे आ गए हैं। पॉइंट 31 की बात करते हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0। तो जनरली हम कोई भी इंटायर फंक्शन लेके एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। कोई भी आपको लिमिट 0 नहीं देगा, जो 0 देगा वो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट फंक्शन देगा। एंड इफ लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड पावर एन इज 0, देन एफ, ये वाला f मस्ट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n-1। ये आप एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो। पॉइंट 32 मेरोमॉर्फिक फंक्शन के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही अच्छा फंक्शन माना जाता है। अ फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन। फाइनाइट प्लेन मीन्स हम इन्फिनिटीज पे हम कुछ नहीं अभी बात कर रहे हैं, except at a finite number of poles is called a meromorphic function, or in other words singularity of a meromorphic function are at most poles. At most poles का मतलब क्या है कि अगर entire function है तो भी वो meromorphic है, अगर उसकी removable singularity है तो भी वो meromorphic है, अगर उसकी pole singularity है तो भी वो meromorphic है। At most poles means ज़्यादा से ज़्यादा उसकी pole singularity हो सकती है, उससे कम जो मर्जी हो हम उसे meromorphic function ही कहेंगे। अच्छा, अब ये नेक्स्ट लाइन बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Thus on the extended complex plane a meromorphic function can have essential singularity at infinity also। जो meromorphic function है ना, इसे हम डिफाइन फाइनाइट प्लेन के ऊपर ही कर रहे हैं। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम इन्फिनिटी पे इसका बिहेवियर चेक करेंगे। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स जब हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट भी इंक्लूड हो गया, तो इन्फिनिटी पे मेरोमॉर्फिक फंक्शन की एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो सकती है। बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। अगर आप e रेज़ टू पावर z लेते हो, दिस इज एन एंटायर फंक्शन ऑन c ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। यही अब मुझे इसका बिहेवियर इन्फिनिटी पे देखना है। बेस्ट तरीका इन्फिनिटी पे चेक करने का क्या होता है, z को 1/z में कन्वर्ट कर दो। तो लिमिट लेते हैं हम z अप्रोचेस, और जो हमने इन्फिनिटी पे देखनी होती है, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे बिहेवियर चेक कर रहे हैं ना, एंड सिंस हम z को 1/z में रख रहे हैं तो हम z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह पे क्या कर देंगे, हम z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह पे अब क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और इधर क्या आ जाएगा, e1/z, e रेज़ टू पावर 1/z। जब आप इसको ओपन करके देखोगे, इसकी एक्सपेंशन करोगे, तो यू विल गेट टू नो कि z इक्वल टू 0 पे इसकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ रही है, राइट। तो हम ये बात सेम हमारी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि z इक्वल टू इन्फिनिटी पे e रेज़ टू पावर z की एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ रही है। e रेज़ टू पावर z हमारा मेरोमॉर्फिक फंक्शन था ऑन c, और इन्फिनिटी पे इसकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ रही है। तो ये मतलब है इस लाइन का, राइट। 33 पॉइंट पे चलते हैं। 33 पॉइंट क्या कह रहा है कि f of z be a meromorphic function in C and there exists a positive integer n and m are greater than 0 such that mod of f of z is less than or equal to m mod z power n, राइट। तो इसमें क्या बता रहा है बेसिकली वो, ये तो चलो इसकी एक काइंड ऑफ कोई कांस्टेंट लिया हुआ है, एंड मॉड z पावर n फॉर मॉड z ग्रेटर देन r, ठीक है। देन f of z इज अ रैशनल फंक्शन। अगर हमें ये ना जनरली डायरेक्ट इक्वेशन बन के आ जाता है कि हमें ये चीज़ गिवन होती है और हमें f of z के बारे में पूछा गया होता है, तो यहाँ से क्या पता चलता है, f of z हमें अगर मेरोमॉर्फिक दिया है और ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, तो दैट विल टेल अस कि f of z क्या है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जिसके न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो अभी हम 34th पॉइंट करते हैं, विच इज आर्ग्यूमेंट थ्योरम। आर्ग्यूमेंट थ्योरम क्या कहती है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। कर्व के अंदर सिर्फ कुछ पोल्स पे ये एनालिटिक नहीं है, बाकी हर जगह एनालिटिक है। देन 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू n-p। जनरली क्या होता है, 1/2 पाई आइटा लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होता है, ये कई बार इस तरीके से आपको सिर्फ दिया होता है कुछ। अच्छा, आपको एफ ऑफ जेड भी खुद देखना होता है कि ये आपको खुद जज करना होता है कि जो हमें नीचे फंक्शन दिया उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि इधर आर्ग्यूमेंट थ्योरम लग सकती है। 1/2 पाई आइटा कई बार लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं दिया होता, तो यू कैन मेक दिस फॉर्मूला लाइक दिस, 2 पाई आइटा इंटू n-p, राइट। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड। बच्चे इसमें जो गड़बड़ कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि वो न्यूमिनेटर के बारे में देखते रहते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ न्यूमिनेटर। नो, एफ ऑफ जेड हमारा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट थ्योरम के अंदर, तो वी हैव टू चेक नंबर ऑफ जीरोज फॉर दिस एफ ऑफ जेड इनसाइड सी, एंड पी भी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। एफ ऑफ जेड अगर मेरे को इस टाइप का दिया, फिर ए एन इज नॉन जीरो एंड ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं,
देन ये आर्ग्यूमेंट थ्योरम जिसमें ये एक z भी साथ में है हमारे पास न्यूमरेटर में, तो उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है। अगर z स्क्वायर है तो उसका ये फॉर्मूला रहता है। और ऐसे ही ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना, एक एनालिटिक फंक्शन ही है ना, तो ऐसे ही इन्होंने एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड दो एनालिटिक ले लिए इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी सच दैट एफ ऑफ जेड हैज जीरोस एट दीज पॉइंट्स एंड पोल्स एट दीज पॉइंट विद मल्टीप्लिसिटीज दीज दिस एंड दिस, राइट। तो फिर इसका क्या फॉर्मूला बनता है, हमने देखो जनरली आर्ग्यूमेंट थ्योरम का ये है ना, ये हम नंबर ऑफ जीरोस लेते हैं, हम नंबर ऑफ पोल्स लेते हैं। तो इधर हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जेड की जितनी भी जीरोस हैं, जिस जिस पॉइंट पे जीरो है वो वाले पॉइंट्स पे हम जी ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखो ये एन टी दैट मीन्स ये n1 n2 टिल np ये जीरोस है एफ ऑफ जेड की, वो हम इस फंक्शन के अंदर डाल लेंगे। और जितनी बार भी वो जीरो आ रही है, फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू जीरो पे 2 बार हमारे पास जीरो आ रही है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो हम दोनों बार इसको काउंट करेंगे, राइट। तो ये इसकी जो जीरोस है वो हम जी ऑफ जेड में डाल के विद देयर मल्टीप्लिसिटी उनको ऐड करेंगे, माइनस सेम विद देयर पोल्स। जिस जिस पॉइंट पे एफ ऑफ जेड का पोल है वो वाला पॉइंट हम जी ऑफ जेड के अंदर डाल लेंगे विद देयर मल्टीप्लिसिटी, मतलब जितनी भी मल्टीप्लिसिटी हम उतनी बारी उसको काउंट करेंगे, उनका सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली n माइनस पी ही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रॉश थ्योरम। रॉश थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। रॉश थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें दो एनालिटिक फंक्शन दिए हैं इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी सच दैट मॉड ऑफ जी जेड इज लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड ऑन सी, ठीक है। बेसिकली इसका जो एफ ऑफ जेड का मॉड बड़ा बताया गया है, तो जितनी इसकी जीरोज होएंगी एफ ऑफ जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड सी एज एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड की और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की जो सेम नंबर ऑफ जीरोज होएंगी इनसाइड द सी। नेक्स्ट 36 पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम फॉर मैरोमॉर्फिक फंक्शन। कोई भी मैरोमॉर्फिक फंक्शन हम सी में ले लें दैट ओमिट्स 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज a, b, c बिलोंगिंग टू सी। ओमिट का मतलब है कि इमेज सेट, इसका रेंज सेट कह लो, इसका रेंज सेट में 3 वैल्यूज अगर ये निकाल रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में से, ऐसे ये 3 वैल्यूज निकाल रहा है अगर, तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन। It's definitely going to be a constant function. Similarly, Picard's theorem next क्या कह रही है, every non-constant, ठीक है। ये देखो ये ना दोनों मैसेज हमें सेम ही देंगे, आपको समझ ज़्यादा 37th वाली थ्योरम से आएगा। तो ये क्या कह रही है कि पिकार्ड्स थ्योरम क्या कह रही है, कोई भी नॉन कॉन्स्टेंट जो फंक्शन होएगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ना एक वैल्यू ओमिट कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक वैल्यू ओमिट कर सकता है। अगर एक से वो ज़्यादा वैल्यूज ओमिट कर रहा है दैट मीन्स वो 2 वैल्यूज ओमिट कर रहा है, तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। सेम बात इसमें कह रहे हैं, इन्होंने पर्टिकुलर केस ले लिया काइंड ऑफ कि 3 अगर वैल्यूज डिस्टिंक्ट कर रहा है, 3 अगर वैल्यूज ओमिट कर रहा है तो दैट्स गोइंग टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गॉस थ्योरम। इफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड लाइज इन अ सेट एस कंटेन्ड इन दिस डोमेन डी, then zeros of its derivative will also lie on the convex hull of S. 39th theorem क्या कहती है, ल्यूकास थ्योरम। If zeros of f of z lies on upper half complex plane, then zeros of its derivative also lie on that same upper half plane. रिमान थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे को ये f of z फंक्शन बाउंडेड दिया हुआ है और जिसकी बाउंड m है फॉर ऑल z सच दैट ये मेरे को नेबरहुड एक डिफाइन करके दी हुई है and f is analytic inside this neighborhood, that is fz has removable singularity at z equal to z0, ठीक है। ये इन्होंने कंडीशन हमें दी हुई है कि z0 पे उसकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। देन अगर हम जी ऑफ z को इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं देन जी ऑफ z हमारा एनालिटिक हो जाता है उस डिस्क के अंदर।